ये जो ये जो इतना आप शोर स्टूडियो में सुन रहे हैं, इतना जो अपलॉज सुन रहे हैं, वो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है, वो उस कहानी के लिए है जो आज के युवा को और आज के हर उम्र के शख्स को इंस्पायर करती है। कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, कहानी सिर्फ फिल्म एक्टर की नहीं है, कहानी उस जिंदगी की है कि जिंदगी में हार कभी नहीं होती, क्योंकि हार कर भी आप बॉबी देओल बन सकते हो। स्वागत करेंगे बॉबी देओल का। बॉबी देओल की नई फिल्म आ रही है और मेरे ख्याल से 15-17 साल बाद सोलो लीड के तौर पर बॉबी आ रहे हैं फिल्म बंदर में 5 जून को। और फिल्म प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी हमारे साथ हैं। स्वागत निखिल आपका। बॉबी, ये तालियां, आपको ऐसा लगता है कि बीच में कहीं शांत हो गई थी और अचानक से एक ग्लास सर पे रख के नाचा और सब बदल गया? नहीं, मेरे साथ मैंने हमेशा, मतलब इतने साल हो गए, मुझे 30 साल होने वाले हैं, 30 साल हो गए। हाँ। पर मेरे फैंस का प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ। मैं जहाँ भी जाता था, बाहर जाता था, मुझे सब ने इतना प्यार दिया और सब पूछते रहते थे आपकी फ़िल्म कब आएगी, कब आएगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसके लिए, और जो मुझे फिल्में मिल रही थी वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ ऐसे ही करूं। बीच में की मैंने, बिकॉज समटाइम्स काम करना पड़ता है घर चलाने के लिए। पर हाँ, डेफिनेटली सिल्वर स्क्रीन का मैजिक अलग है। और पर मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि जब मैंने अपनी सेकंड फेज शुरू किया लाइफ का, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता हूँ जो मेरी कंफर्ट जोन से बाहर हैं, जिसमें आप बॉबी देओल को कभी सोचेंगे नहीं कि बॉबी देओल को लेना है। पर वो करना बहुत मुश्किल था। पर गॉड इज़ काइंड, OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो गया और उसने मुझे वो जगह दी एक कोशिश करने के लिए कि मैं कुछ अलग करूं। तो मैंने पहली फिल्म की क्लास ऑफ 83। राइट। और इतनी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मैं एक एल्डरली कैरेक्टर प्ले कर रहा था जिसका बेटा है और ग्रैंड फादर बन जाता है, और कैसे वो ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर हु इज़ बीन पनिशमेंट पोस्टिंग में है, और कैसे वो इज़ ट्राइंग टू डू द राइट थिंग। सो इट वाज अ टफ रोल, बिकॉज नो वन, कभी मुझे किसी ने ऐसे इमेजिन नहीं किया था। हमेशा आपने खुद को इमेजिन किया था ऐसे रोल में? मैंने तो हमेशा करता रहता हूँ कि मैं कर पाऊँगा अगर मुझे कोई देगा मौका। डेफिनेटली जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आप पहले तो बहुत नर्वस होते हो कि मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन क्लास ऑफ 83 तो फिर भी एक था कैरेक्टर जो हीरो था। फिर उसके बाद में मुझे आश्रम ऑफ़र हुई, और जब मुझे आश्रम ऑफ़र हुई तो मैं तो खुद हैरान था। जब मैं प्रकाश जी से मिला, उन्होंने कहा कि ये कहानी है, और मुझे लगा, जब मैंने कहानी सुनी मुझे लगा मुझे देंगे पुलिस ऑफिसर का रोल। फिर जब उन्होंने कहा कि तू प्ले करेगा बाबा निराला, मैंने थोड़ी देर के लिए तो मैं रुक गया वहाँ पर। मैं उन्होंने कुछ सही सुना, मैंने सही सुना उनसे, तो मुझे मिली। तो इट वाज अ बिग चैलेंज कि ऐसा कैरेक्टर जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता जिसके बारे में कि उसके तौर तरीके कैसे होंगे। लेकिन एज एन एक्टर दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आप अलग अलग किरदार प्ले कर सकते हैं। यू कैन लिव दोज कैरेक्टर्स फॉर दैट मोमेंट, एंड आई जस्ट वेंट एंड आई प्लेड इट विद ऑल द ऑनेस्टी आई कुड। बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी मुश्किल थी। और मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने मैंने सुनीता जी करके हैं, डिक्शन की करवाती हैं, बहुत ही प्यारी लेडी हैं, उनके साथ बैठा मैं, और वो इनकरेज करती रहती थी मुझे, हर डायलॉग के मतलब समझाती थी, क्योंकि हर शब्द का मतलब अलग है एक सेंटेंस में। तो मैं बोलता था इसकी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की। इसीलिए आश्रम में जब मुझे लोगों ने देखा तो सब हैरान हो गए कि बॉबी ने ये कैरेक्टर को कैसे प्ले किया और इतना इंटरेस्टिंग किया। लेकिन वो जो उसमें शेड्स हैं कैरेक्टर में, वो करने के लिए क्या आपको ऐसा लगा कि अब लोग मुझे हीरो के तौर पर नहीं देख रहे हैं? नहीं, मुझे वो डर था ही नहीं। मैं हीरो के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ मुझे ऐसे रोल मिले जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हों, जो जब आप फिल्म देखें तो वो कैरेक्टर स्टैंड आउट करे। मैं ये नहीं सोचता कि मुझे सिर्फ हीरो ही बनना है। हीरो आएंगे ऑफिस अगर अच्छा कैरेक्टर होगा, क्योंकि हीरो का कैरेक्टर लिखना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक वन डिमेंशनल होते हैं। देयर आर नो डिफरेंट शेड्स इन देम, दे बिकम द स्टीरियोटाइप हीरोज़। मुझे चाहिए हीरोज़ जो मेरे को प्ले करने के लिए दे हैव टू हैव समथिंग विच इज़ रियल। ऐसे असल ज़िंदगी में इंसान
हर तरीके से तो अच्छा हो ही नहीं सकता, सब में कमियां होती हैं और अच्छाइयाँ होती हैं, तो दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले, सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड चूजिंग। और अनुराग के साथ मुझे बहुत सालों से काम करना था, मैं अनुराग को बहुत सालों से जानता ये हूँ। फिल्म अनुराग कश्यप हाँ, डायरेक्ट कर रहा है। तो मुझे कभी मौका नहीं मिला, पर एनिमल ने सब बदल दिया। मतलब एनिमल, जैसे मैं कह रहा था, मैजिक ऑफ सिल्वर स्क्रीन तो कुछ और ही है, क्योंकि OTT पे मैंने 2 फिल्में की। एक थी लव हॉस्टल, जिसमें लोगों ने मेरा काम पसंद किया। जब एनिमल आई तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे संदीप के साथ काम करना था, और उससे ज़्यादा भी एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मेरा रणबीर कपूर मेरा फेवरेट एक्टर है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसके साथ काम करने के लिए, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस उसके साथ काम करना। और कभी सोचा नहीं था कि मैं सर पे ग्लास रखूँगा और सब बदल जाएगा मेरे लिए। देखो कैसे वो स्क्रिप्टेड था, ग्लास कैसे रखा वो? स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं था। उस दिन क्या हुआ, जब गाने की शूटिंग थी, अब गाना तो था नहीं एक्चुअली, हाँ। शादी का माहौल है, मेरी शादी होने वाली है, और मैं वहाँ बैठा हूँ और एक म्यूज़िक बज रहा है, और कैसे हर शादियों में लोग डांस करते हैं। तो संदीप ने बोला कि बॉबी तू अभी डांस करना। मैंने बोला देख, कोरियोग्राफर तूने बुलाया नहीं, अब मैं से कोरियोग्राफर के बगैर तो हो नहीं सकता। तो मैंने बोला, उसने बोला नहीं यू ट्राई। जब मैं करने लगा तो उसने कट बोलता यार तू तो बॉबी देओल लग रहा है। मैंने बोला और क्या लगूंगा, बॉबी देओल ही लगूंगा ना। फिर सौरभ सचदेवा जो मेरे ब्रदर का रोल जिन्होंने प्ले किया, उनसे मैंने कहा तू डांस करके दिखा, तू कैसे डांस करेगा। तो मैं उसको देखा उसका स्टाइल, तो मैंने बोला इसके स्टाइल को ट्राई करता हूँ मैं, लगेगा अलग। पर मेरे हाथ में ग्लास था, और पता नहीं क्या हुआ मुझे, वो सारी पुरानी जो होती है ना आपकी ज़िंदगी में, आप कहाँ कहाँ से गुजरे हो और क्या क्या देखा है आपने। तो बचपन में हम गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में पंजाब जाया करते थे, और पापा होते थे साथ में, तो महफिल जमती थी, और वहाँ पर तो सब पंजाब का तो पता ही, सबको दारू का शौक़ है, तो वहाँ आ जाती थी महफिल, इकट्ठी होती थी, लोग पीते थे, फिर उन लोग सब अल्फा बन जाते थे, शेर बन जाते ना दारू पी कर, और वो कभी बॉटल सर पे लग के डांस करते थे, कभी ग्लास रख कर। मैंने सोचा मैं ग्लास रख कर देख लेता हूँ। मैंने ऐसे ही रखा, संदीप को अच्छा लगा, और नेक्स्ट थिंग यू नो वायरल हो गया। लेकिन इसके पहले तो पापा ने जट यमला पगला जो गाना है प्रतिज्ञा में, उसमें भी पापा ने वो बॉटल के साथ डांस किया था। तो आई वाज़न्ट द फर्स्ट वन, बट गॉड वांटेड माय स्टाइल टू बिकम वेरी पॉपुलर। आई थिंक आई फील वेरी लकी। और वो एक मोमेंट आपने अपने हिसाब से बस किया और वो एक वायरल हो गया। हाँ, मैं वही कंफ्यूज हो गया जब फिल्म लगी, अडल्ट फिल्म है, मैं बाहर जाता था तो बच्चे आ रहे हैं मुझसे मिलने। मैंने बोला ये छोटे से बच्चों ने मेरी फिल्म कैसे देख ली। बाद में पता चला कि उस डांस स्टेप का पूरा सीक्वेंस का रील बने हुए हैं, इसलिए वो मुझे पहचानने लग गए। So that was really nice, you know, it was like I was amazed. ये आपने बचपन की पार्टीज़ की बात की, शराब की बात की। शराब का आपके साथ भी एक रिश्ता रहा जो बीच में अच्छा भी नहीं था, वो अब आपको याद आता है? क्या होता है ना कि हम इंसान हैं, और इंसान कमज़ोर होते हैं। दैट्स द बेसिक फॉल्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। और हमें सेल्फ पिटी करना ज़्यादा इजीली आता है देन वर्क हार्ड। इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स नॉट दैट एवरीबडी इज़ लाइक दैट, बट देयर इज दिस थिंग इन आवर सिस्टम वेयर लोग ज़्यादातर सेल्फ पिटी में अगर चले जाएं तो डूब जाते हैं। और जब आप सेल्फ पिटी में चले जाते हैं तो फिर आप कुछ सहारा ढूंढते हो, और अगर आपको शराब पीने का शौक़ भी ना हो और आप कभी ओकेजनली भी पीते हो, तो शराब एक सहारा बनने लगती है, और पता चलता है कि पहले आप शराब पी रहे थे और फिर शराब आपको पीने लगती है। तो जब मैंने वो रियलाइज़ किया कि मेरे बच्चों पे मेरे बच्चों पे क्या इन्फ्लुएंस होगा। ये शुरू कैसे हुआ ये कि आप मतलब सहारा लेने लगे? वो होता है, आप कितने लोगों को देख लो, कितने इंसिडेंट्स हैं, कितने लोग हैं जो मुझे मिलते हैं या कहीं मिलते हैं, मैं बोलता हूँ यार यू नो यू विल डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। मुझे 2 साल के ऊपर हो गया, आई हैवंट टच्ड अल्कोहल। अब आप बिल्कुल भी नहीं? मैं पीता ही नहीं हूँ। और उसके पहले भी, एनिमल के पहले भी मैंने बहुत कम कर दी थी, कंट्रोल कर दी थी, लेकिन मैं बोल रहा था यार इसकी ज़रूरत किस चीज़ के लिए है, यू नो, और आई जस्ट गेव इट अप। तो जब अब आपको समझ में आता है कि वो उस टाइम ज़रूरत क्यों महसूस हो रही थी? नहीं, आपको डूबना है अपने दर्द में। और क्या दर्द था? कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा,
क्यों लगता था आपको काम नहीं दे रहे? क्योंकि कोई काम था नहीं तो फिर नहीं मिल रहा था। लेकिन लोगों आप कह रहे हैं जैसे लोगों का प्यार तो था। हाँ, पर लोग प्यार करते थे, लेकिन इंडस्ट्री में कोई काम आपकी कमर्शियली अगर आपकी स्टैंडिंग नहीं हो तो काम वैसा मिलता नहीं ना आपको। बॉक्स ऑफिस पे आपकी एक पोजीशनिंग होनी चाहिए। अगर आपकी पोजीशनिंग खो गई तो आपको रिवाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे फिर से पोजीशनिंग मिलेगी, जो हुआ मेरे साथ अब। तो दैट्स वाई things like this happen. A lot of people go through bad times and they give up, and then when you realize from inside, एक अंदर से आवाज़ आती है, तब आप अगर वो आवाज़ जल्दी आ जाए तो आप जल्दी शुरू हो जाते हैं। अभी I am really lucky that I decided to take care of myself or become I'm more disciplined, more focused. तो वो अंदर से आवाज़ कैसे आई, कब आई, क्या कुछ अचानक से हुआ? मैं देख रहा था मेरे घर में सबकी आंखों में मेरे लिए दर्द, और मैं कभी उसको समझ नहीं पा रहा था। सबके चेहरे पर एक था कि फ़िक्र था कि बॉबी ठीक हो जाए। पर ये नहीं कि मैं बहुत दारू पी रहा था, ये नहीं कि मैं पड़ा रहता था दारू पी कर या कुछ, ऐसा नहीं था मेरे साथ। आई वाज़न्ट लाइक अ ड्रंकर्ड, आई यूज्ड टू ड्रिंक इन द नाइट एंड दैट्स अबाउट इट। अल्कोहलिक तो वो होते हैं जो हर दिन पीते हैं, सुबह शाम रात, उनको कुछ पता ही नहीं होता क्या उनका ठिकाना कहाँ है। मैं वैसा नहीं था, लेकिन अल्कोहल वाज कॉजिंग मी into more depressive state. But when I saw that, and then one day मेरे घर पर my wife works, so I heard my son telling her that कि आप घर पे आप तो हर दिन काम पे जाते हैं और पापा घर पर ही बैठे रहते हैं। That's when I realized कि पापा घर पे बैठे रहते हैं, कि मैं कैसा एग्जाम्पल हूँ अपने बच्चों के लिए, कि कैसे वो सोचेंगे लाइफ के बारे में, क्या वो भी मेरी तरह लूजर्स बन जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप लूजर बन रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। आफ्टर आई सॉ व्हाट द किड्स सेड, माय सन सेड, सो यू फील लाइक अ लूजर बिकॉज यू डूइंग नथिंग। आई थिंक व्हेन यू गिव अप इन लाइफ यू बिकम अ लूजर। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। आई एम टेलिंग ऑल यू किड्स, लाइफ इज़ नॉट ईजी। आई मीन कुछ चाहे हम प्रिविलेज्ड हों, जो भी हों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, क्योंकि कुछ आसानी से मिलता नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ेस बना लो कि उसने मुझे ये नहीं करने दिया, उसने मुझे वो नहीं दिया। आप अगर मेहनत करते रहेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक ऐसी एनर्जी जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, फिर लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। एंड दैट्स समथिंग विच इज़ फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज हम सब भगवान के बच्चे हैं, और भगवान ने हर एक के अंदर एक शक्ति दी है, एक पावर दी है, एक गिफ्ट दिया है। जब तक हम उसे पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। So you have to believe in yourself. And self-belief is that power, that gift. And you should always remember that we are all blessed with something special in our lives. And never ever let weakness come in the way of your achievements. आप कह रहे हैं हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन आप उस शख्स के भी फेवरेट बच्चे थे जो अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन सबके दिलों में है। वो आपको कभी खलता था कि वो हमेशा कहते थे माय फेवरेट चाइल्ड बॉबी? मैं सबसे छोटा था ना। और फेवरेट तो सभी थे, लेकिन मैं उनका लाडला बन गया, क्योंकि क्या हुआ, पापा 3-4 शिफ्ट्स करते थे और इतना टाइम नहीं था उनके पास घर पे बिताने के लिए। वो ज़्यादातर सेट्स पे, स्टूडियोज़ पे सो जाते थे। अच्छा। और जब तक मैं आया तब उन्होंने काम थोड़ा कम किया। तो और ये भी उन्होंने कोशिश की कि जहाँ भी मैं छोटा था तो मुझे सब जगह ले जाते थे साथ में। मैं 14 साल की उम्र तक तो मम्मी पापा के साथ सोया हूँ, तो मेरे को वो सब चीज़ें मिली। 14 साल की उम्र तक आप मम्मी पापा के पास सोया हूँ हर दिन। जैसे बच्चे बीच में सोते हैं? हाँ, पहले बीच में सोता था, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर गद्दे पे सोने लगा। लेकिन आई वॉज वेरी लकी टू हैव दोस 14 years with my parents like that. And I think हम बच्चे जब जल्दी बड़ा होना चाहते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हमने वो बचपना में के दिनों में हमने ये क्यों नहीं सोचा कि वो बचपन के दिन कितने प्यारे होते हैं। पर होता है ये, बट आई वॉज वेरी लकी। मुझे तो लगता है मैं अभी बच्चे की तरह ही हूँ दिमाग से। पर इट्स जस्ट दैट डेफिनेटली मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पहले जन्म में कि मैं देओल परिवार में पैदा हुआ और मुझे पापा जैसे पापा मिले, मम्मी जैसी मम्मी मिली। सो आई एम वेरी लकी।
कौन सा सबसे आज आपको सबसे ज़्यादा याद कौन से पल की आती है? अगर एक मोमेंट उस पूरी धर्मेंद्र जी की लाइफ से आपको लेना हो जिसमें आप हो, तो वो कौन सा मोमेंट था? मेरे लिए तो हर पल, हर मोमेंट पापा के साथ स्पेशल था। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने और टाइम क्यों नहीं उनके साथ बिताया। ये हमेशा फीलिंग आती है जब कोई चला जाता है, काश मैंने और समय बिताया होता, काश मैंने ये किया होता, वो किया होता। लेकिन मुझे पापा ने जितना प्यार दिया है, जितना मुझे चीज़ें समझाई हैं एक अच्छे इंसान बनने की, दोज आर द थिंग्स दैट हैव स्टेड विद मी। बिकॉज पापा ने हमेशा यही कहा है कि लोगों में खुशी बांटो, प्यार बांटो, तब आपको खुशी और प्यार मिलेगा। और ये उनका हमेशा ऐसा ही था। और जब मैं छोटा था, मुझे याद है एक मोमेंट जब मैं बहुत बीमार था, वो रात को आए लेट काम से और मुझे ऐसे पकड़ के सो गए और मैं एकदम उनके हाथों में, मतलब उनके आर्म्स में जो आराम मिला। वैसे मैंने मोमेंट्स कितने शेयर किए पापा के साथ। इतना काम करते थे, लेकिन सुबह शिफ्ट थी, लेकिन फिर भी मैं बीमार हूँ तो मुझे अपने गले से लगा के सो जाते थे। एंड इट्स जस्ट I mean, if I talk about him, there's so much there is to talk about. आपने एक कविता लिखी थी उनके लिए। मैंने लिखा था दिल से अभी। हाँ, वो शायद क्लिपिंग भी है हमारे पास। ये तस्वीर जब खींची गई तब आपको याद है? ये तस्वीर ये मेरी बड़ी सिस्टर उनके छोटे बेटे की शादी पर खींची थी। और ये मेरी एक लास्ट फोटो थी उनके साथ सूट में। उनको सूट का बहुत शौक था, टाइज का बहुत शौक था। और हमारे सबके धर्म थे। तो एक चीज़ वो भी कहते थे, वो भी मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था कि वो भी अपने फादर को ये मिस करते थे कि उन्होंने अपने फादर के साथ कम टाइम बिताया। वो होता है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम अब खो जाते हैं अपने कामों में और ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमको भूल नहीं जाते, ये दिमाग में आती नहीं कि हमें टाइम बिताना चाहिए एक दूसरों के साथ। लेकिन ये है, ऐसा होता ही रहता है। पर मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं, चाहे मेरे बच्चे बिज़ी हों, मैं कोशिश करके उनके पास बैठता हूँ, उनके साथ टाइम बिताता हूँ। क्योंकि उनकी फॉल्ट नहीं है, उनकी डिस्ट्रैक्शंस कितनी हैं। उस एज पे मैं भी वैसे ही था, दोस्तों के साथ घूमना, वीडियो गेम तो हम खेलते नहीं थे उस वक्त, पैडल खेलने चले जाना, ये करना, और दोस्तों के साथ डिनर पे चले जाना। तो मेरे बेटे इतने वो हैं कि उनको मम्मी को फ़ोन करते रहते, पापा घर आ गए तो मैं आ रहा हूँ घर, क्योंकि उनको भी पता है मैं शूटिंग करता हूँ तो आ जाते हैं घर। तो आई हैव केप्ट दैट रिलेशनशिप। हम लोग के टाइम पर थोड़ा सा डर रहता था, थोड़ी देर ज़्यादा बैठे, पापा ने किसी चीज़ के बारे में टोक दिया तो फिर क्या होगा, वो डर रहता है हमेशा। डांटते थे वो? डांटते नहीं थे, मतलब कुछ समझा देते थे होता है ना। समझाते हो आप हंस रहे तो ऐसा लग रहा है डांटते ही थे। नहीं, डांटा पापा ने बहुत कम है, मम्मी ज़्यादा डांटती थी। मारते तो नहीं थे? पापा ने कभी नहीं मारा। सिर्फ एक बारी मैं 10th में था और बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीलियम होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता था प्रीलियम क्यों करना है, सीधे जाके बोर्ड करने दो ना, प्रीलियम के लिए क्यों पढ़े। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं देने प्रीलियम, क्योंकि फेल भी हो गया उसमें तो कुछ नहीं होता। पापा ने बस ऐसे किया, उनके हाथ देखे आपने, बस ऐसे ही किया मुझे, बस उनके तो 5 किलो के होंगे जब सनी साहब के 2.5 किलो के हैं। तो मारा नहीं, बस ऐसे ही किया उन्होंने, देखो देने पड़ेंगे एग्जाम, बस ऐसे ही था। पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया मुझ पर। ये जो फेज़ जिसकी आपने बात की, जिसमें फिल्में नहीं मिल रही थी या आपको लग रहा था कि वो ऊंचाई नहीं है जो होनी चाहिए, उस वक्त उन्होंने कुछ कहा या उन्होंने कुछ ऐसा सपोर्ट दिया? पापा ने, भैया और पापा ने दोनों ने मिलकर मतलब फिल्में प्रोड्यूस करने की कोशिश की। और काफ़ी नुकसान हुआ उन चीज़ों में, क्योंकि हमने यमुना पगला दीवाना मतलब हमने प्रोड्यूस नहीं की थी, वो तो किसी और ने की थी और वो हिट हो गई। उसके पहले अपने हिट हुई, तो अच्छा चल रहा था, फैमिली की फिल्में चल रही हैं। पर उसके बाद में जब हमने YPD 2 प्रोड्यूस करने की कोशिश की तो सब गलत हो गया।
तो इट्स नॉट लाइक दैट वी डिडंट ट्राई, पर वी आर नॉट बिजनेसमैन, हम लोग को बिजनेस आता नहीं है, और इसीलिए हमने विजय फिल्म्स में फिल्म बनाना बंद कर दिया इवेंचुअली। पर कोशिश तो की, लेकिन कुछ बनी नहीं बात। पर हमने पोस्टर बॉयज़ में मैंने काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया। वो था मेरा ट्रांजिशन एक्चुअली इन लाइफ एज एन एक्टर, क्योंकि जब श्रेयस तलपड़े श्रेयस के साथ, क्योंकि उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने कोई मेरे दरवाजे पे खटकाने आएगा और अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो मैं कैसे कर पाऊँगा वो काम। तो मैंने अपना डिसिप्लिन शुरू कर दिया, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया, वर्कआउट, सही टाइम पे उठना सोना। और जब मैंने वो फिल्म की, मैं हर दिन रात को 8 बजे सोता था, सुबह 3 बजे उठता था, क्योंकि 7 बजे की शिफ्ट थी, 5:30 बजे निकलना होता था। एंड आई शॉट फॉर दैट। और मैंने श्रेयस से बहुत सीखा एज एन एक्टर। हम लोग पहली बार वो, क्योंकि वो एक्टर खुद है, तो हम लोग ने काफ़ी वर्कशॉप्स किए हैं जो पहले कभी कोई करता नहीं था। तो दैट वाज माय बिगनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर। एंड देन इवेंचुअली सलमान, जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, उनसे मैं काफ़ी लोगों से मिला काम के लिए। मैं ये नहीं कि बैठा रहता था, मैंने जब डिसाइड किया आप काम मांगने गए? मैं मांगने गया। और वो उसमें आपको नहीं लगता था कि मुझे मांगने जाना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब मैंने करियर शुरू किया था तब वैसा सिस्टम नहीं था, लोग आते थे आपके पास। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में लोग बढ़ने लगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ने लगा, और लोग पता चलता था, उनका सेक्रेटरी होते थे, वो पता करते थे वहाँ फिल्म जा रही हो, हमको छीन लेनी चाहिए, हमको ले लेनी चाहिए। तो वो सब चलना शुरू हुआ, पीआर शुरू हो गया, सब अपने ढंडोरे पीटने लग गए। अब तो इट्स बिकम अ नॉर्मल थिंग, एंड आई वाज इन पार्ट ऑफ दैट। नन ऑफ द देओल्स हैव एवर बीन पार्ट ऑफ दैट, तो इट बिकेम अ लिटिल टफ। पर तो मैंने हम लोग CCL खेला करते थे, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और सलमान वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर आवर टीम, तो ही वुड कम फॉर सम ऑफ द मैचेस। तो मैंने दाढ़ी उगा के रखी थी, कुछ कोशिश कर रहा था कुछ फिल्म बनाने की, डार्क फिल्म, इंटरेस्टिंग, अवे फ्रॉम माई पर्सनैलिटी। तो उसने कहा दाढ़ी क्यों उगा ली तूने? मैंने कहा कुछ ट्राई कर रहा हूँ। बोलते दाढ़ी शेव कर, इतना खूबसूरत है तू, देख मुझे। जब मेरा करियर चल नहीं रहा था तो मैं संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया और आगे बढ़ा, फिर तेरे भैया की पीठ पर चढ़ा और आगे बढ़ा। जब उसने ऐसा कहा मुझसे, मैंने कहा, मैं उसको प्यार से मामू बुलाता हूँ, वो भी मुझे मामू बुलाता है, तो मैंने कहा मामू यार मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने दे। तो देन ही रिमेंबर्ड दैट, एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स एक दिन फ़ोन आता है, मामू शर्ट उतारेगा? मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। एंड दैट्स हाउ आई गॉट रेस। और मुझे पता था कि ये हर एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ जहाँ मैं जो चाहूँगा मैं कर पाऊँगा। तो रेस 3 में मुझे पता था कि लोग इतनी, आई मीन सलमान इज़ द ह्यूजेस्ट स्टार, उसकी फिल्में देखने तो मिलियंस ऑफ पीपल जाएंगे। तो जब वो जाएंगे, मैं अगर उसमें हुआ तो लोग को पता चलेगा कि एक एक्टर है बॉबी देओल करके भी, और उसे पहचानेंगे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, यू नो, सो दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड। एंड that's been the way I try to be positive and never give up attitude, because that's how you have to be. I think everybody has to be that way, मतलब। So निखिल से आप फिल्म मांगने गए थे या तब तक ये इतने बड़े हो गए थे कि आपको जाना? निखिल को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ। मुझे याद है एक अवार्ड था सैमसंग का था, सुनिए वीडियोकॉन, और मेरी पहली मुलाकात इसके साथ मुझे लगता तब हुई थी। मुझे कन्विंस करने आया था कि तू स्टेज पे डांस कर ले, पापा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेरे नर्वस था तो इसने मुझे कन्विंस किया, तब से हमारी दोस्ती शुरू हुई। और फिर थैंकफुली जब मुझे याद है, जब रेस 3 के बारे में इंफॉर्मेशन इसको पहले मिली थी, और ये बस मुझसे बताया नहीं मुझे, उसने बस बहुत ये था कि ये काम हो जाए बॉबी के लिए, ये फिल्म उसको मिल जाए। मैं जा रहा था सलमान के घर, इसके फ़ोन आ रहे हैं मुझे, और इसको भी थी स्ट्रेस कि बॉबी को ये फिल्म मिल जाए, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना ऐसा कुछ। पर सो हमारा रिश्ता तब से आई मीन वी नोन ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स नाउ। एंड मैं उसको बोलता रहता था। अब ऑल्सो मेरे पास कोई मैनेजमेंट कंपनी नहीं थी, तो सलमान की खुद की मैनेजमेंट कंपनी है UBT करके, तो ही इज़ पार्ट ऑफ दैट। And so I became a part of that. So
पर्सनली लुकिंग इनटू माय वर्क, और मैं इसके पीछे लगा रहता था, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा, ये मुझे समझाता रहता था ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा. एंड then things keep changing because I realized that it doesn't happen like that. You have to start working and being positive, और जब काम मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता the management company will be able to give you and get you things. जब तक आप अपने आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको, क्योंकि already people, I've been in the industry for so many years, people knew me, so they when आपका attitude positive होता है ना, you attract people. So I think that's what happened, and OTT platform definitely changed everything for me. तो आपने तो निखिल फिर पूरी जर्नी देखी, और अब ये फिल्म आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो ये एक सब्जेक्ट ही बड़ा मी टू वाला, जो हैशटैग मी टू वाला जो दौर चला था, उसके बाद कि किसी को जहाँ तक समझ में आ रहा ट्रेलर देख के कि किसी को गलत फंसाया भी जा सकता है, वो सब्जेक्ट है. ऐसे सब्जेक्ट में आपने पैसा लगाने की सोची, और बॉबी का एनिमल आ चुकी थी तब तक? जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट आई और जब हम एक्टर डिसाइड कर रहे थे, तो एनिमल तब तक बस ट्रेलर शुरू होने वाले थे एक्टर के. अच्छा. एनिमल में काम कर रहे थे वो, पर एनिमल रिलीज नहीं हुई थी. तब तक वो सारी दुनिया सर पे ग्लास रख के नाच नहीं रही थी. हाँ, लेकिन बॉबी का काम इतना अच्छा होने लग गया था. जब आप आश्रम में बॉबी को देखिए, आप लव हॉस्टल में देखिए, आप क्लास ऑफ 83 में देखिए, जब पहली बार बॉबी देओल ने अपने बाल में सफ़ेद रंग लगाया तो मैं समझ गया कि ये एक्टर तैयार हो गया. क्योंकि देओल परिवार में तो खास तौर कभी आप अपने बाल में सफ़ेदी लगाते ही नहीं है. बॉबी इज़ द फर्स्ट वन टू ब्रेक दैट मोल्ड. सो आई न्यू दैट. और फिर सब्जेक्ट आया. मैं पैसे लगाने की बात नहीं थी फिल्म में. आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर अगर एक छोटा मोटा कोई फिल्म मेकर है तो वो ये बात भी करना चाहता है कि ऐसी कोई फिल्म बनाए जिससे कुछ चर्चा शुरू. आर्ट का काम है टेबल पे बातचीत लाना, एक मुद्दा पैदा करना, और उस पर कभी अगर डिबेट हो, तर्क हो, तो वो होना चाहिए. मैंने कहीं पे किसी की एक किताब पढ़ी थी, जो किताब अनपब्लिश्ड थी और बहुत अच्छी किताब लिखी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी जब मैंने किताब ख़त्म करी तो आई वॉज वेरी मूव्ड बाय द स्टोरी. किसी के साथ वो किसी एक केस में फंस गया था, और उसकी जो आप बीती हुई, और जेल में उसको कैसे वक्त बिताना पड़ा, और कैसे उसको अपनी जेल में लाइफ को नेगोशिएट करना पड़ा, और बाहर आपकी रेपुटेशन चली जाती है, बेइज्जती हो जाती है, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती. मुझे लगा ये कहानी मुझे कहनी चाहिए इसको. फिर एक स्क्रिप्ट राइटर, मैं सुदीप शर्मा के पास गया, जो पताल लोक और उड़ता पंजाब लिख चुके हैं. उन्होंने बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिखी. अनुराग कश्यप जुड़े उससे स्क्रिप्ट के बाद. उन्होंने बोला कि मैं फ़िल्म डायरेक्ट करना चाहूँगा. और फिर हम जब इस बात पे विचार विमर्श कर रहे थे कि किसको हमको लेना चाहिए, तो हम दोनों के ही जहन में बॉबी का ख्याल आया. एंड मुझे कभी डाउट नहीं था, ना अनुराग को, कि बॉबी इस किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा नहीं पाएंगे. और अब हर आदमी आता है अपनी फ़िल्म की तारीफ़ ही करता है या अपने एक्टरों की तारीफ़ करता है. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सिर्फ बॉबी देओल का काम देखिएगा इस फिल्म में. जब 5 तारीख को यह फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, इट इज़ बॉबी देओल्स बेस्ट वर्क सो फार इन हिज एंटायर करियर. और अब आप फिर उसके बाद एनिमल आ गई, तो अब आपको लगता है कि एनिमल आ गई, और अब जो स्टारडम, एक अलग तरीके का फैंडम दिख रहा है बॉबी देओल का, वो आपको और एक्साइट कर रहा है कि अच्छा. एक प्रोड्यूसर के नाते इस चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है. मैं झूठ नहीं बोलूँगा. आप जब इस तरह से आपके जो एक्टर्स होते हैं उनको ये सक्सेस मिल जाती है, तो आपको ये तो मालूम है कि आपकी फ़िल्म को शायद एक पहचान मिलेगी. उससे ज़्यादा पहचान मिलेगी जब जो आपने ये जर्नी पहले शुरू की थी. ऑफ कोर्स बॉबी हैज़ हेल्प्ड, एंड नॉट जस्ट एनिमल. बॉबी ने उसके बाद फिर जब आश्रम 2 आया, फिर बैड्स ऑफ बॉलीवुड आया, अपने हर कदम उसने 2 कदम आगे ही बढ़ा. तो उस दौर के बीच में आपने रेट बढ़ा दिया था फिर अपना? देखिए, हम सब काम करते हैं, एंड ऑफ द डे हम जितना भी कह लें, पैसे ज़रूरी होते हैं लाइफ चलाने के लिए. और जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है एज प्रोफेशनली एज व्हाट यू आर केपेबल ऑफ. तो अगर प्राइस बढ़ती है तो उस हिसाब से बढ़ती है. तो यस, बढ़ती है, पर ये तो नॉर्मल है. लेकिन बॉबी ने अपनी प्राइस नहीं, मैंने ये फिल्म, हम इस फिल्म के लिए नहीं बढ़ाई, क्योंकि मैं एज एन एक्टर जब कुछ करना चाहता हूँ तो मैं प्राइस के बारे में नहीं सोचता.
मैं इतना एक्साइटेड था क्योंकि इतना रियल कैरेक्टर है इन द सेंस दैट हम इतने यूज्ड टू हैं, वी सो सीजनड एंड सो कंडीशनड टू प्ले लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, बट जब नॉर्मल बनना पड़ता है ना तो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वो होता है ना कि डायरेक्टर को ये चाहिए, पर डायरेक्टर को वो नहीं चाहिए, डायरेक्टर को रियल चाहिए। तो अनुराग के साथ काम करके इट वाज लाइक डूइंग अ वर्कशॉप। आई लर्नड एवरी डे, आई वाज लर्निंग। मुझे लगा मैं वो 24 दिन 25 दिन हमने शूटिंग की। 30 दिन। हाँ, मैंने एक दिन कम की उससे। 29 दिन। हाँ, तो मैंने कितना सीखा उनके साथ, क्योंकि उसने इतने अच्छे एक्टर्स को मेरे चारों तरफ रखा। तो ऐसे एक्टर्स जो, जब मैं वो सीन्स कर रहा था, जो कुछ सीन आते हैं स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन में, मुझे सचमुच में लग रहा था कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। जिस तरह उस एक्टर ने परफॉर्म किया, सब ने परफॉर्म किया, तो रिएक्शन, वो एक शॉट 11 मिनट का था, एंड टू बी इन दैट मोमेंट फॉर 11 मिनट्स। 17 मिनट का। हाँ, 17 मिनट का, ओके 17 मिनट का। 17 मिनट का एक शॉट है। And विदाउट एनी कट, नो पॉइंट ऑफ व्यूज, जस्ट वन शॉट, कैमरा रखा हुआ था, 17 मिनट तक सीन चला। And you get so lost. I actually started feeling like a victim, and I felt like the way he was talking to me was making me feel okay, even if I am innocent, I am wrong. That's the way things happen. जब आप actors के साथ काम करते हो, उनकी energy आपकी energy को बढ़ाती है, and it creates some kind of a magical moment at that point. तो ये तो बिल्कुल ही अलग टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग है, जैसे जो जब आपने फिल्म स्टार्ट की उससे, तब तो पूरी तरह से स्क्रिप्ट भी नहीं होती थी। हाँ, डायलॉग ही नहीं मिलते थे। अब तो मैं डायलॉग नहीं मिलते थे पहले शुरू में तो डायलॉग शूटिंग के दिन ही मिलते थे कि चाहिए बोलना आपको। हाँ, पर अनुराग ने भी वैसा किया। हाँ। उसका स्टाइल अलग है। तो क्या था कि सीन्स ये है कि हम दोनों बैठे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कुछ पूछोगे ऐसे सवाल मेरे बारे में और ऐसा होगा, ये समझाया, फिर सुबह डायलॉग दिए कि ये होगा, ये पूछेगा, वो बोलेगा, तू बोलेगा, तो वो एकदम स्पोकन लैंग्वेज सी हो गई, और उसमें अपने आप इम्प्रोवाइजेशन होती थी विदाउट ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे वी शॉट द फिल्म। जो हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर कई यंगस्टर्स हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन पूछेगा सबसे पहले? जी। Good afternoon, sir. हाँ जी, Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Actually, my question is कि like your new movie is releasing, and in that project, what is your special movie? Like what is your movie? आराम से हिंदी में पूछ लो। special? जैसे आपकी न्यू मूवी आ रही है हाँ, और जो आ उसमें रही जो है। आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन सा सीन आपके लिए बहुत स्पेशल है? अच्छा, इसमें कौन सा सीन सबसे स्पेशल है? जिसकी मैं बात कर रहा था हाँ, अभी, जो एक ऐसा 17 मिनट सीन का। था जो पुलिस स्टेशन में है, जहाँ मुझे इंटेरोगेट किया जा रहा है, जहाँ मेरे बारे में चीज़ें बोली जा रही हैं और जो मैंने की नहीं, और मैं अपने आप को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मेरा शुरुआत की शूटिंग में से था, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यू नो, डूइंग दैट सीन। निखिल, आप एक्टर रहे और आपकी जर्नी शुरुआत में बीच बीच में थोड़ा सक्सेस हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर आपने खुद डिसाइड किया कि आप प्रोडक्शन में जाएंगे? नहीं, मुझे एज एन एक्टर कभी भी सक्सेस नहीं मिली। और वही बात है कि आपकी रोजी रोटी बंद हो जाती है जब आपको बिल्कुल भी बॉक्स ऑफिस पे कोई टिकट आप बेच ही नहीं पाते, तो कोई आपको पूछना ही बंद कर देता है। तो आपके साथ कौन खड़ा था उस दौर में? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही इसमें ना ये एक ऐसी जगह है कि बहुत से लोग जो दिल से भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका भला हो जाए, पर कई बार आपको काम नहीं दे पाते। अब जब मैं एक प्रोड्यूसर बन गया हूँ, ये बात मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जब मैं एक्टर था तो मुझे भी बड़ा मलाल रहता था कि ये लोग जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, मैसेज के जवाब नहीं आते थे, फ़ोन के जवाब नहीं आते थे, मुझे काम नहीं दे रहे, ये तो मुझे जानते हैं क्यों नहीं काम दे सकते। पर अब मुझे समझ में आता है कि काम देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पैसे लग रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, स्टूडियोज़ इन्वॉल्व हैं, दूसरे नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं, प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हैं, सैटेलाइट चैनल्स इन्वॉल्व हैं। वो सब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, तो उसमें आपको हर समय काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप वही था, घर पे मैं भी खाली बैठा हुआ था काफ़ी साल तक, कुछ ना कुछ करना था। बट इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो मैंने एक थोड़े कहीं से एक टीवी सीरियल बनाया था मैंने, और माइथोलॉजिकल श्रीमद् भागवतम, वो बड़ा चल गया, वहाँ से थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए, और फिर आप
देखिए, अगर आप बोलेंगे कि किसने मदद की, तो मेरी पहली फिल्म वीरे दी वेडिंग, वो श्री अनिल कपूर जी ने मुझे एक तरह से मौका दिया कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊं उनकी बेटी के साथ। वो फिल्म चल गई, एंड फिल्म इंडस्ट्री में नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। वो एक फिल्म थोड़ी चल गई तो एज अ प्रोड्यूसर मेरे दरवाजे खुल गए। फिर उसके बाद मैंने दबंग 3 की, जिसमें सलमान का अगेन हम दोनों की एक ये कॉमन फैक्टर रहा है कि बहुत बड़ा उनका हाथ था कि मैं पहले भी कहा है, आप सलमान की फिल्म नहीं प्रोड्यूस करते, सलमान आपको चांस दे देते हैं कि आप मेरे साथ भी काम कर लो। तो आई थिंक ही गेव मी दैट चांस कि चलो तुम मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाओ, एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड एज अ प्रोड्यूसर। आपके उस दौर में सबसे ज़्यादा आपके साथ कौन खड़ा रहा? मेरे जब ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं हूँ। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आपकी ज़रूरत होती है तो आपको काम देते हैं, और ये समझ मेरे को बाद में आई। इसीलिए मैंने अपने आप को ऐसे उस लायक बनाया कि लोग को मेरी ज़रूरत पड़े। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है। मैंने देख लिया था दुनिया, अपनी इंडस्ट्री को, और मैंने वैसे भी देखा है पापा के साथ, भैया के साथ, जब उनके करियर ऊपर नीचे होते थे थोड़े से, तो कैसे लोग बदलते थे। तो मैंने कभी उनको सीरियसली लिया नहीं, और इट वॉज अ लर्निंग फॉर मी, क्योंकि जब लोग मुझे सीरियसली अभी लेने लगे तो मैं कैरिड अवे नहीं होता। मेरे सर में मैं वो बौखला नहीं जाता कि मैं कुछ बन गया हूँ। मैं तो अभी भी मतलब आई प्रे टू गॉड एंड आई थैंक गॉड एंड दैट मुझे काम मिल रहा है। मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, मैं अपने आप को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आज मैं आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड टुडे। यू हैव टू बी पॉजिटिव। मैं वो हर दिन सुबह उठता हूँ, आई एम गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड, एंड इट्स चेंजिंग मी। एंड पापा के गुजरने के बाद तो मेरे अंदर एक और आग ज़्यादा जलने लगी कि मैं और मेहनत करूं और काम करूं, क्योंकि मुझे आज भी एक मोमेंट याद आता है। पापा के कुछ दिन पहले जब बीमार हुए थे, तो मैं कहीं जा रहा था किसी काम से, मेरी मैनेजर बाहर बैठी थी वरांडे में और अंदर हॉल में पापा बैठे थे। तो पापा ने कहा, बॉब इधर आ। मैंने बोला, हाँ जी पापा। तो कहते, वो तेरी मैनेजर बैठी है। मैंने बोला, हाँ जी। तो बोलते, उसको बोल मेरे लिए काम ढूंढे। तो आप सोचिए 89 के हैं पापा उस वक्त, और कमज़ोर हैं, लेकिन उनके अंदर जो आग है, जो पैशन है, कितना था। तो मैं जब भी अभी मेरे अंदर वो मोमेंट, इट कीप्स रिपीटिंग इन माई हेड, कीप्स रिपीटिंग इन माई हेड, एंड मैं और मेहनत कर रहा हूँ अभी, हद से ज़्यादा जितनी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, एंड इट्स रियली रियली बीन द मोस्ट मोटिवेशनल मोमेंट फॉर मी। तो ये जब आश्रम जैसा रोल करना पड़ा या करना आपने चूज़ किया, या एनिमल की तरफ चूज़ किया, तो ये सब आपको नहीं लगा कि पापा क्या कहेंगे कि ऐसे रोल क्यों कर रहा है? डेफिनेटली सोचा मैंने। इसलिए तो बताया नहीं उन्हें कि मैं आश्रम कर रहा हूँ। उनको नहीं बताया? नहीं बताया, मम्मी को नहीं बताया, भैया को नहीं बताया। पर जब आश्रम लगी तो ऐसी लगी कि पूरी दुनिया दीवानी होगी आश्रम के बारे में, और मेरे पापा को फ़ोन आने लगे, मेरी मम्मी को फ़ोन आने लगे, मेरे भैया को फ़ोन आने लगे। सब पापा बोल रहे, ये क्या तूने आश्रम किया, लोग बोल रहे तूने बहुत अच्छा काम किया। मैंने बोला, हाँ जी पापा। तो बहुत खुश हो रहे थे वो, उनको फ़ोन आ रहे हैं। फिर मेरी माँ मुझे कह रही है, मेरी सहेलियों के फ़ोन आ रहे हैं, बोलते आपकी बेटे ने इतना प्यारा काम किया है। तो मेरे को मतलब उन्होंने देखा नहीं था तब तक? नहीं। और फिर मेरे भैया के दोस्त बोल रहे हैं, बॉबी का नंबर दे मुझे, उसको फ़ोन करके बोलना तेरे भाई ने इतना अच्छा काम किया है। सो इट वॉज़ वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि क्या है कि एज एन एक्टर Deols were known for doing certain kind of films. जी। और मैं उसमें फंस गया था, क्योंकि मेरे पास कुछ काम आ नहीं रहा था, और जो चाहिए था वैसी फिल्में पापा या भैया को मिली थी, मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैं कुछ अलग करना चाह रहा था, और मेरे साथ हुआ OTT प्लेटफॉर्म की वजह से। इसीलिए that's why people look at my career, look at me as an actor, and they get excited and interested because मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग किस्म का सिनेमा करने के लिए। और मुझे जैसे अल्फ़ा मेरी फिल्म आ रही है 11 जून को, जुलाई को, मुझे क्यों मिली? क्योंकि मेरा काम लव हॉस्टल जो फिल्म की थी, जी पे आई थी, वो काम देख के मुझे अल्फ़ा मिली। तो आपका काम बात करता है आपके लिए, कि आपके काम से आपको आगे लोग देखते हैं और सोचते हैं आपको इस कैरेक्टर में लें या ना लें। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क फॉर यू। एंड आई थिंक इवन फिल्म लाइक बंदर जो 5 जून को लग रही है, that gave them the belief after they saw my work on OTT platform. They all care about me, and as he was saying, you know, people wish good for you, but they can't just take you.
unless they can see that in you, that you can perform as that character. So that's what happened with Bandar and Nikhil for me, because Nikhil को मैं बोलता रहता था, यार इस मेरे साथ क्यों नहीं बनाता फिल्म, मेरे को कुछ फिल्म नहीं है, तू प्रोड्यूसर है. And he had no answer because, as he said, commercially you have to be viable. You know, it's not easy. And finally it happened. You know, here I am, आपके साथ बैठा हूँ, निखिल और मैं और आप सब सामने बैठे हैं और हम बंदर की बात कर रहे हैं. और गाना भी जो है वो कम ऑन बेबी इसने ही ढूंढा. मैंने इसे सुनाया तो हमने बोला यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है. शुरू में जब हम शूटिंग कर रहे तो हम बोल रहे थे कि फिल्म का टाइटल होना चाहिए कम ऑन बेबी दिल किसको देगी. मतलब हम मस्ती कर रहे थे, पर रिमेंबर दोस डेज, राइट. फिर इवेंचुअली things just fall in place when they have to, you know. So आपके ब्रदर ने क्या कहा था इस रोल सिलेक्शन पे? he's very proud of me. अब हमसे भी बात हुई थी, वो सुनवा देते हैं पहले आपको. अच्छा. बॉबी देओल तो विलन बन के बहुत बड़े स्टार फिर से हो गए. ये आपको डर नहीं लगा जब वो करने चले थे विलन का काम? देख, ये एक्टर्स विलन का रोल हो, हीरो का रोल हो या जो भी हो, वी आर सपोज टू डू दैट. एंड तभी हमें मजा आता है जब हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं. और अक्सर लोग देते नहीं दूसरे कैरेक्टर्स बिकॉज आपका इमेज ऐसा बन जाता है, तो आपको वहां से कोई कहानी नहीं मिलती जिससे आप अपना इमेज तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ. एंड आई थिंक बॉबी को ये मौका मिला और बॉबी ने उसे बहुत अच्छी तरह से किया है. और ऑब्वियसली जब वो आश्रम भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा भैया प्लीज आप लोग देखना मत. बट देन ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर एंड ही जस्टिफाइज इट. और लगता नहीं है बॉबी है, लगता है ये वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहा है. तो आप देखते नहीं है फिर वो फिल्में जिसमें वो विलन होते हैं? हाँ जी. वो आप फिर देखते नहीं है जिसमें वो विलन होते हैं? ऐसा नहीं है देखता नहीं हूँ, बट आश्रम नहीं देखी लेकिन एनिमल देखी. बट देन अगेन बीइंग द फैमिली, तो जब उसको मार रहे तो बड़ा गुस्सा बड़ा आया था. बिकॉज ये पर्सनल हो जाता है आदमी, वैसा कुछ नहीं. अच्छा लगता है जब पापा तारीफ करें, सनी तारीफ करें? बहुत अच्छा लगता है. कुछ याद आता है कि बचपन में डांट भी पड़ी होगी इनसे? भैया और मेरी एज डिफरेंस काफ़ी है, तो भैया ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह ही समझा. सो इट्स बीन लाइक दैट मेरा रिलेशनशिप. उन्होंने जब मेरी पहली फिल्म बन रही थी तो भैया ने अपना काम रोक दिया था. अच्छा. ताकि मेरी फिल्म पे पूरा ध्यान था उनका कि ठीक से बने. तो उन्होंने आपको डायरेक्ट भी किया है? डायरेक्ट भी किया. मेरे हिसाब से मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक मुझे लगता है दिल लगी में थी. क्योंकि वो मुझे इनसाइड आउट जानते हैं, भाई हैं मेरे. उनको पता है कि जब मैं सच हूँ या झूठ परफॉर्म कर रहा हूँ. तो ही ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ मी. एंड इट्स सैड वो फिल्म चली नहीं, पर आई थिंक मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस दिल लगी में थी. ये सब करने के बाद आज जिस स्टेज में आप हैं, आप क्या कहेंगे इन लोगों को कि सक्सेस क्या चीज़ है लाइफ में? सक्सेस ये चीज़ है कि आपके रिश्ते बने, आप कभी अकेले नहीं हो. क्योंकि आपके फैमिली है, दैट्स योर सक्सेस. फ्रेंड्स हैं, वो आपकी सक्सेस है. पैसे तो आते जाते रहते हैं. अगर आप अपने रिश्तों को तोड़ दें और वो ख़त्म हो जाएं तो फिर आप अकेले पैसों के साथ क्या करोगे? सो आई फील द मोर यू हैव, the relations you have, the efforts you have put into taking care of your kids, bringing them up, that's success. You know? और प्यार क्या होता है? प्यार तो पापा ने सबको दिखाया है, दिया है. प्यार वो होता है, वो हर चीज़ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए वो प्यार है. इसीलिए तो पापा को इतना प्यार करते हैं लोग, क्योंकि जो प्यार का मतलब मैंने सीखा है वो पापा से सीखा है. उनके जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता, वैसा इंसान कभी बन नहीं सकता कोई. और मेरे लिए मेरी पूरी फैमिली मेरा प्यार है, मेरे दोस्त मेरा प्यार है, मेरे फैंस मेरा प्यार है, क्योंकि उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ. और उनका प्यार जब
मुझे मतलब हमारी फैमिली को इतना प्यार मिलता है, सालों से मिलता है। डेफिनेटली पापा की वजह से शुरू हुआ, लेकिन जो मेरे फैंस हैं मतलब इतने, मेरे कुछ व्हाट्सएप पे भी है मेरे फैंस। अच्छा, मैं उन्होंने मेरा नंबर कहीं से ढूंढ लिया तो मैं उनको मतलब ब्लॉक नहीं करता, पर उनके कभी मैसेज आते तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि उनको एक फीलिंग अच्छी मिलती है। तो दैट इज़ लव, एंड यस, माई ट्रू लव, माई एवरीथिंग इज़ माई वाइफ तानिया। इसका बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में, मेरे करियर में। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तानिया मेरे साथ नहीं होती, मेरी वाइफ नहीं होती, तो आज शायद मैं बिखर गया होता और कुछ पा नहीं पाता, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ थी, वो मेरी, शी इज़ माई बैकबोन, एंड थ्रू माई वर्स्ट पीरियड शी स्टूड बाय मी एंड बिलीव्ड इन मी, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द, शी इज़ माई एवरीथिंग। I mean, मम्मी एंड पापा आर, बट शी इज़ समवन हु, क्या होता है ना कि आप सबसे ज़्यादा गुस्सा या जो भी है वो आपकी वाइफ के साथ ही हो जाता है, क्योंकि वो समझ पाती है आपको और वो भी आपके साथ वैसी है। तो किसी ने अगर मेरा वो साइड देखा है तो आई थिंक माई वाइफ हैज़ सीन अ लॉट ऑफ दैट एंड स्टूड बाय एंड बिलीविंग इन मी एंड मेकिंग मी बिलीव इन माई सेल्फ। सो आई थिंक वो है मेरा प्यार। और सक्सेस के बाद अब मुझे 2 बच्चे दिए, आर्यमन और धर्म। उनकी परवरिश पे अगर कोई कहता है कि बड़ी अच्छी परवरिश है और बिहेवियर है, तो वो सब तानिया को क्रेडिट जाता है। थोड़ा सा मुझे जाता है, बाकी सब तानिया को। वो भी एक्टर्स बनेंगे? डेफिनेटली, मैंने तो बहुत कोशिश थी कुछ और करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी टफ। मैंने बड़े बेटे को मैंने फाइनेंस पढ़वाया, उसने तो NYU स्टर्न में फाइनेंस सीखा और ऑनर्स से पास हुआ, लेकिन उसको एक्टर बनना था। छोटे ने तो पहले से डिसाइड कर लिया कि उसको एक्टर बनना है। तो दे विल, लेट्स सी अभी उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं। स्क्रीन पर हम कुछ आपके सामने तस्वीरें पेश करते हैं। ये बताइए, असली ही मैन कौन है इनमें? दोनों ही हैं ही मैन तो मेरे लिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप इन रियल लाइफ, माई ब्रदर इज़ द टफेस्ट मैन आई नो। यू नो, उनकी जैसी स्ट्रेंथ मैंने किसी में नहीं देखी, क्योंकि मैं बड़ा हुआ उनके साथ, मैंने उनको इतने ज़िंदगी भर देखा है। पर जब मैं सलमान से मिला तो उसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो मेरे पापा में बहुत हैं। तो पापा और सलमान का एक रिश्ता था, एंड सलमान ग्रू अप एडमायरिंग एंड लुकिंग अप टू माई फादर। सो आई थिंक दोनों ही मैन एक साथ, क्या पिक्चर है, 2 ही मैन एक साथ। अच्छा, अब इन दोनों में आपको कौन पसंद है? सबसे अच्छा कौन है इनमें? ये दोनों रणबीर देख, जो हैं। मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों बहुत अच्छे हैं, पर मेरा फेवरेट है रणबीर कपूर, क्यों? क्योंकि मैं शुरू से उसको बहुत चाहता हूँ। और फैंस की सबसे पहली पसंद इन दोनों में कौन सी होगी? फैंस की संजय दत्त एंड शाहरुख खान, पॉपुलर। संजू बाबा। संजू है, शाहरुख है। चलिए, ये तो डिफिकल्ट है, ये आसान सवाल बताइए, इसमें आपको कौन पसंद है? इसमें से बॉबी को कौन पसंद है? डेफिनेटली ऐश्वर्या, उसकी पहली फिल्म उसने मेरे साथ की। और इनमें असली इंटरनेशनल स्टार कौन है? इंटरनेशनल स्टार कौन है, ऐसा मतलब ये कौन से कैटेगरीज बन गए हैं यहाँ पर? इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड। मुझे नहीं पता। हम सब इंडियन एक्टर्स हैं। इंटरनेशनली अगर हमारी फिल्में अभी चलने लगी काफ़ी, तो उस हिसाब से अगर आप देखें, आप नहीं चाहते कि हॉलीवुड और अब वहाँ पे भी एक हाथ आजमाया जाए? मैं उस कल्चर को समझता नहीं, और जब मुझे समझ नहीं है उसकी, तो मैं वहाँ क्या जाके करूँगा? मुझे कोई कैरिकेचर इंडियन कैरेक्टर तो प्ले नहीं करना है, लेकिन अब जो वहाँ के 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन इंडियंस जो रहते हैं, वैसे कैरेक्टर्स प्ले करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो इंडियन एक्टर्स को वैसे इंपॉर्टेंट रोल्स कभी मिले नहीं, बहुत लेस मिले। शायद इरफान जी थे, उनको मिले हैं, पर जी। तो बहुत कैरिकेचरिश हो जाता है। चलिए, इन दोनों में कौन बेटर डायरेक्टर मानते हैं आप? संदीप रेड्डी वांगा।
सोचना ही नहीं है। सोचना ही नहीं। जब आपने उनके साथ काम किया था आपको लगा कि ये डायरेक्टर मेरे को पहले क्यों नहीं मिला? संदीप, देखिए मुझे अनुराग के साथ हमेशा काम करना था, लेकिन संदीप की जब मैंने फिल्में देखी तो मुझे समझ आया कि ये एक अलग साइड दिखाता है हर कैरेक्टर में, एंड दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग, जो इंडस्ट्री में कभी दिखाते नहीं है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विथ हिम बिकॉज आई जस्ट लव द वे ही पोर्ट्रेड दोज कैरेक्टर्स इन हिज फिल्म्स। सो आई वाज वेरी लकी। जब इसका फ़ोन आया मुझे संदीप का तो मैं कंफ्यूज था कि सचमुच में संदीप है, तो पता लगवाया तो बोलते संदीप का फ़ोन, ये संदीप का ही नंबर है। तो मैंने स्ट्रेट अवे फ़ोन किया, ऐसे हाँ मिलते हैं, कोविड का टाइम चल रहा था, तो उसने मुझे मिला और पहले उसने क्या दिखाया मुझे, वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जो मैं खेलता था वहाँ पर फ़ोटो खींची हुई किसी ने, तो उसे फ़ोटो दिखाई, बोलता आई वांट यू बिकॉज आई लव दिस एक्सप्रेशन ऑफ योर्स। तो आप सोचिए मेरे एक्सप्रेशन से मुझे मिलने आया कि मैं तुझे साइन करना चाहता हूँ क्योंकि तेरा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। सो एंड देन ही गेव मी माई लाइफ बेस्ट रोल, even if it was for 15 minutes, which changed my life. Not because of that, but I've been a big fan of his and he's a great, great director. एज ए प्रोड्यूसर निखिल, आप क्या कहेंगे इन दोनों में कौन बेहतर डायरेक्टर है? मुझे तो अनुराग कश्यप को चुनना ही पड़ेगा, रिलीज तक तो चुनना ही पड़ेगा। आपने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया उनमें क्या अलग अलग देखा आपने? नहीं, हर डायरेक्टर बहुत अलग है। अनुराग कश्यप प्रभुदेवा जैसे नहीं है, प्रभुदेवा विक्रमादित्य मोटवाने जैसे नहीं है, विक्रमादित्य मोटवाने बिल्कुल ही अलग, शशांक घोष जैसे नहीं है। सो ईच डायरेक्टर कम्स, देखिए हर डायरेक्टर में उनकी फिल्म मेकिंग में उनको उनकी फिल्मों में उनकी पर्सनालिटी दिख जाएगी। तो दे आर सच यूनिक पर्सनालिटीज। उनका दैट्स अ फैक्ट कि हर डायरेक्टर की अप्रोच अलग होती है। और जैसे अब अनुराग की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। जैसे मैंने कहा कि जब मैं अनुराग के साथ काम कर रहा था मुझे लगा मैं एक्टिंग वर्कशॉप कर रहा हूँ, एंड इट वाज अमेजिंग, दोस 27 days it was amazing working with him. I learned so much. With संदीप it was different. संदीप क्योंकि उसमें ज़्यादा फिजिकलिटी थी और बॉडी लैंग्वेज का था, पर it was great fun, you know, just working with him. So every director has a different approach, and कितने मतलब एवरी यू गेट सो यूज टू इट। नए नए जब आओ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ये वो डायरेक्टर के साथ अभी तो काम किया था वो तो ऐसे करता था, अभी ये ऐसे करता है, क्यों हो रहा है ऐसे, लेकिन दैट्स हाउ यू क्रिएट थिंग्स, यू नो। चलिए आखिरी सवाल इस राउंड का, इनमें से बेस्ट लुक कौन सा है? मुझे ना, मैं आपको बताऊँ मेरी पुरानी कहानी। अब सोल्जर की फ़ोटो है और एनिमल की फ़ोटो है, तो मैंने जब सोल्जर में वो गाना करा था, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, मैं और तानिया मतलब मेरी शादी तब नई नई थी, तो साथ में गए थे सिडनी, और तानिया मेरे कपड़े करती थी। तो उसमें एक स्लीवलेस जैकेट था जो तानिया चाहती थी कि मैं पहनूं उस गाने में। तो अगर मैंने थोड़ा एक्सपोज किया था पहली बारी, वो तानिया ने करवाया था सोल्जर में। फिर मुझे सब ने बोला यार क्या लग रहा है उस गाने में तेरे आर्म्स वार्म। मैं हर दिन वहाँ पुशअप्स मारता रहता था कि मेरे आर्म्स बड़े दिखें। फिर जाकर मैंने एनिमल में ये किया, तो मेरे लिए डेफिनेटली सोल्जर स्पेशल, बिकॉज मेरी शुरुआत थी मेरी ज़िंदगी के करियर की, तो सोल्जर्स डेफिनेटली मोर स्पेशल टू मी इन दैट वे। प्रीतम सिंह मिली मुझे उसमें, प्रीति जिंटा को मैं प्यार से प्रीतम सिंह बुलाता हूँ। तो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। अब्बास भाई, मुस्तन भाई मेरे फैमिली जैसे हैं, मैंने उनके साथ कितनी फिल्में की हैं, एंड सो दैट्स आई लव दैट। ये एनिमल की सक्सेस के बाद उनमें से किसी सबसे पहले फ़ोन किसका आया और उसने क्या कहा? यू नो, मैं ये याद नहीं किसका आया, लेकिन बहुतों का आया। मेरी इंडस्ट्री से बहुतों का आया। कितने खुश थे मेरे लोग, सब इंडस्ट्री वाले। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मुझे इतना प्यार देते हैं सब, पता नहीं, सब मुझे ये कहते हैं कि तेरी सक्सेस से लगता है हम सक्सीड हुए हैं। दैट्स हाउ मच दे लव मी। और जब मैं रास्ते में कभी जा रहा होता हूँ तो लोग आके खटकाते मेरे कांच पे, और मैं बोलता फ़ोटो लेनी है, बोलते नहीं सर आपको दुआ देनी है कि आप और तरक्की करो। सो दैट्स अमेजिंग, यू नो, द काइंड ऑफ लव यू गेट। अब कुछ चलते हुए कुछ सवाल ले लेते हैं जिसके जवाब हम चाहेंगे आप सिर्फ एक सेंटेंस में दें। ठीक है, मैं बहुत बोलता हूँ। आपके बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कि मैं लेजी हूँ। नहीं आप था, अच्छा, अब नहीं।
आपका सबसे बड़ा डर क्या है? बीइंग अलोन। आई डोंट लाइक टू बी अलोन। मैं जॉइंट फैमिली में पला हूँ, तो मुझे हमेशा लोग चाहिए आसपास, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतने काफ़ी हैं जितने बैठे हैं यहाँ पर। किस फिल्म को करके आज भी आपको अफसोस है? काफ़ी ऐसी है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि होता है, सब एक्टर के करियर में होता है कोई ना कोई फिल्म जो नहीं करना चाहते थे। किस फिल्म को नहीं करने का अफसोस है कि वो मिस हो गई? ऐसा कोई अफसोस नहीं है। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब मैं कुछ डिसाइड करता हूँ कि मुझे करना है तो मैं वो करता हूँ, और नहीं करता तो मुझे उसका कोई दुख नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे वो एनर्जी नहीं आ रही उस फिल्म के बारे में, और अगर वो हिट भी हो जाए तो मुझे बुरा नहीं लगता। तो दैट्स हाउ आई फील। आपको डांस करना कितना पसंद है? बिल्कुल नहीं, पर मैं एंजॉय करता हूँ डांस करना, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बोलो अभी डांस कर दो, तो मुझे वो सब नहीं पसंद। बचपन में बहुत पसंद था नाइट क्लब जाकर डांस करना, वहाँ बहुत काफ़ी था। उसके बाद में शादियों वादियों में मैं कभी डांस नहीं कर पाता। सो आई कांट डू ऑल दैट, इट्स जस्ट नॉट मी। जो आपका जो वापसी हुई है वो डांस से ही हुई है असल में, तो अगर देखा जाए एक लेवल पे उससे भी वो हुई- सीन जो रील जो है जिसकी बनी वो तो डांस ही है। डांस की भी बनी और मेरी फाइट सीक्वेंस की भी बनी। क्या आप बाथरूम सिंगर हैं? सब होते हैं। गुनगुनाना किसको नहीं अच्छा लगता, पर मैंने सोचा था मैं अपनी बैंड का नाम रखूंगा द क्रोकर्स, क्योंकि जब गाता तो कौवे ऐसे साउंड करता। कौन सा गाना गाते हैं आप सबसे ज्यादा? कौन सा गाना सबसे ज्यादा गाता हूँ? मैं अपनी वाइफ को इरिटेट करने के लिए बहुत गाने ढूंढता हूँ, ऐसे वैसे यहाँ से वहाँ से, पर मेरा फेवरेट गाना है सोचा ना था से। अच्छा। वो गाने के लिरिक्स हैं, एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था कभी, आते जो फल तो ठीक था, जो ना फले तो ना सही, ऐ जिंदगी हर एक रास्ते तो पे। गा के ही सुना दीजिए ना। नहीं, गा नहीं सकता, ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्योंकि ये पोइट्री है। हाँ। और चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से, वो गाना था जो जी, ऋषि जी ने, वो फिल्म कमाल की थी। सो फिर मैं जब हमारी शादी होने लगी थी तो हम गाड़ी में जा रहे हैं, मैं उसको इरिटेट करता है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हुए, तू जा ले जाए हम संग हैं। तो आई यूज्ड टू जस्ट सिंग लाइक दैट जस्ट टू हैव फन। आपकी जिंदगी में सलमान खान की क्या जगह है? सलमान, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड सो मच लव फॉर हिम। उसने कितनों की मदद की, मैं अकेला ही नहीं हूँ। वो ऐसा एक इंसान है जो उसका बस एवरी डे का एजेंडा यही होता है मैं किसकी मदद करूँ। मैं हूँ, निखिल, वी आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। यू नो, देयर आर सो मेनी पीपल। ही इज़ एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, ही इज़ जस्ट अमेजिंग। कोई एक चीज जो आपने उनसे सीखी हो? बॉडी बनाना। आप ये सेलिब्रिटी लीग खेलते तो आप क्रिकेट खूब देखते हैं? मैं देखता हूँ क्रिकेट। अभी आप आईपीएल देख रहे हैं? अभी मिस हो गई, मैं शूटिंग कर रहा था। वैभव सूर्यवंशी को देखा नहीं आपने? कैसा 29 बॉल में सेंचुरी हो रही थी ऑलमोस्ट। कमाल है वो, फिनोमेना है वो। फिनोमेना मतलब गॉड ब्लेस हिम, उसको नज़र ना लगे, क्योंकि जब कोई ऐसे खेलता है तो सब देखते हैं, जलन भी होती है और कभी कभी अपनों की भी नज़र लग जाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो बस जिस तरह खेल रहा है उसमें कोई ज़्यादा सोचे ना कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्योंकि ही इज़ एक्सेप्शनल। We are blessed such players after generations again and again. Tendulkar, Kohli, Suryavanshi. Gavaskar. They keep taking birth in India. We are so blessed. वी आर वेरी लकी, बट ये भी सोचता हूँ कि ऐसे और भी कितने बच्चे होंगे जिनको मौके नहीं मिल रहे, क्योंकि कितने हैं जो चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेलें। तो बहुत खुशी होती है जब किसी को मिलता है मौका और वो कितना कमाल का निकलता है। और मेरे को बहुत दुख हुआ वो 97 पे जब आउट हुआ। मैं फ़ोन पे देख रहा था, कल ही था ना मैच जी। और मैं ऑनेस्टली कहूँ, राजस्थान रॉयल्स मेरी फेवरेट टीम थी जब से पहला आईपीएल शुरू हुआ, क्योंकि मैं बड़ा फ़ैन था शेन वॉर्न का। तो मैंने हमेशा फॉलो करते वक्त उसको सपोर्ट किया, और पंजाब को, क्योंकि प्रीति की पंजाब से हूँ और प्रीति मेरी फ्रेंड है। तो बट आई ऑलवेज सपोर्टेड, और उनका कॉन्फ्लिक्ट था अभी कौन जीतेगा तो कौन चौथा बनेगा। तो आई वाज लाइक दैट, बट
आई ऑलवेज सपोर्टेड राजस्थान रॉयल्स। आपका इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड कौन है? सलमान भाई है हमारा, मैं उसको मामू बुलाता हूँ। क्रिकेट की बात हो रही तो किसी क्रिकेटर को अगर फिल्म में लेने का मौका मिले तो किसको लेना चाहेंगे आप? किसको लेना चाहेंगे? किससे एक्टिंग करवाएंगे? अभी ऐसे तो पता नहीं, मैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर से पूछता हूँ, प्रोड्यूसर से आप किसको साइन करना चाहेंगे? क्रिकेटर्स को क्रिकेट ही खेलना चाहिए। आपके फादर ने कभी आपको किसी काम से रोका, कोई काम करने से कि ये नहीं करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गलत काम करने से रोका होगा कि ये चीज़ें नहीं करनी। मुझे याद है एक बारी मैं 16 साल का था, मुझे गाड़ी चलानी थी और उम्र थी 18 साल पे लाइसेंस मिलता है, तो मैं हर दिन सुबह चला जाता था गाड़ी सीखने। एक दिन पापा सुबह उठे, पूछ लिया बॉबी कहाँ है, बोलते वो तो गाड़ी चला रहे गया है। मैं घर आया, जो मुझे डांट पड़ी, ऐसी डांट पड़ी कि मैंने सचमुच 18 साल की उम्र तक गाड़ी नहीं छेड़ी। लेकिन ये आपने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बॉबी का क्या, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ एज एन एक्टर, फिल्म के दौरान भी आपने कुछ एवोल्यूशन देखा कि इस फिल्म के दौरान, इस रोल के बाद? बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें होती हैं, क्योंकि देखिए एक एक्टर की एक थोड़ी लाइफ, और अगर आप थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लग्जरी तो आ ही जाती है आपकी लाइफ में। और शूटिंग लग्जूरियस नहीं हो सकती, स्पेशली अगर आपकी स्विट्ज़रलैंड में अगर आप गाने नहीं गा रहे तो और अनुराग कश्यप की पिक्चरों में तो लग्जरी बिल्कुल ही नहीं होती। तो बॉबी देओल सुबह जो, और ये छोटी बातें नहीं, 7 बजे आ जाते थे। जेल का सेट था, करीब 100 उसमें प्रिजनर्स थे और बेचारे सब एक से एक छोटे छोटे रोल के लिए भी थिएटर से एक्टर्स अनुराग ने चुने थे। सारे थिएटर एक्टर्स हैं, करीब 115 थिएटर एक्टर्स जेल के इनमेट्स हैं। एंड 20 दिन कम से कम जेल का शेड्यूल था। वो 100 लोग एक ही कमरे में भरे हुए, एक दूसरे के ऊपर लेटे, कभी बॉबी को गाल पे किसी का पैर रखा हुआ है, किसी पेट पे कभी पैर। पहले दिन वो बेचारे थोड़े ठिठके हुए थे कि बॉबी देओल आ गया है सेट पे, हम सब सिमटे सिमटे ऐसे लेटे रहते थे। तो एक दिन अनुराग ने डांट लगाई कि ये लग ही नहीं रहा है कि तुम लोग जेल में हो, सब इतने सिकुड़ के क्यों? तो वो थोड़े से खुल गए और उसके बाद जो उनकी बॉबी से ही दोस्ती हो गई, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बॉबी द स्टार इज़ वॉकिंग इन। वो आई थिंक बॉबी जस्ट रिमेन्ड ऑन द सेट्स, कभी वैन में ही नहीं जाता था। हमको कभी कभी लगता था बॉबी देओल थोड़ी देर वैन में चले जाए तो हम दूसरे काम कर लें, पर बॉबी रिमेन्ड ऑन द सेट्स थ्रू आउट। मेरे को आदत है सेट्स पे ज़्यादा रहने की और टीम के साथ मस्ती करने की। यू नो आई लाइक टू जोक अराउंड, डू दीज थिंग्स। मैं अकेला बैठता हूँ वैन में तो पक जाता हूँ, तो आई यूजली ट्राई टू इंटरेक्ट विद एवरीबॉडी। मैं खुद कंफर्टेबल हो जाता हूँ, ऐसे होता हूँ। और सच्ची में जब हमने वो सीन्स किए तो कितना अच्छा लग रहा था कि ये सब एक्टर्स, वांट बी एक्टर्स, जिन्होंने सब थिएटर किए थे और कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने, और एक बस कुछ दिनों के लिए उनको कहा गया आप आके करोगे ये रोल, तो सब आ गए। इट वाज अमेजिंग। ये फिल्म जिस सब्जेक्ट पर है, अब रिलीज होने के बाद, जैसा आपने कहा, आप तो चाह रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन हो, तो कॉन्वर्सेशन के साथ कंट्रोवर्सी भी होती है, उसके लिए आप तैयार हैं? कॉन्वर्सेशन हो जाए, अगर किसी चीज़ के साथ कंट्रोवर्सी होती है, होनी नहीं चाहिए। देखिए ये ऐसा लग रहा है कि ये एंटी मी टू फिल्म नहीं है या महिलाओं के खिलाफ फिल्म नहीं है, ये प्रो जस्टिस फिल्म है। हम न्याय होना चाहिए, इस पे ये फिल्म की कहानी है। न्याय वो किसी आदमी के साथ हो, पुरुष के साथ हो, महिला के साथ हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा है हमारे ना कानून में कि संविधान में कि अगर महिला को न्याय दिलाना है तो पुरुष के साथ अन्याय हो सकता है। न्याय दोनों के साथ होना चाहिए। आई थिंक जस्टिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर जेंडर। फिल्म सिर्फ यही कहानी दर्शा रही है। फिल्म ना किसी औरत के खिलाफ कहानी है, ना महिलाओं के खिलाफ कहानी है, ना हम ये बोल रहे हैं कि महिलाओं की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, या हम बोल रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये फिल्म का मुद्दा ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा यही कि इसको कंट्रोवर्सी के रूप में ना देखा जाए, पर एक चर्चा के रूप में देखा जाए कि ये एक, आई थिंक, बात करने का अब समय आ गया है कि इस पे खुल के बात हो। आखिर में बॉबी, आपने कैमरा फेस करने की शुरुआत की तो आप धर्मेंद्र बने थे,
धर्मवीर में, अगर उनकी कोई फिल्म रीमेक हो तो अब कौन सी फिल्म में धर्मेंद्र बनना चाहेंगे? मेरी फेवरेट हमेशा प्रतिज्ञा रही है। प्रतिज्ञा बहुत मेरी बहुत फेवरेट फिल्म। बहुत ही सुंदर फिल्म है। मतलब इतनी कमाल की फिल्म थी। प्रोड्यूस की थी मेरे चाचा और मेरे बुआ के हस्बैंड। अच्छा। तो मेरा हमेशा शौक था कि कोई मेरे साथ ये रीमेक बना दे, लेकिन अब प्रोड्यूसर आपके सामने हैं। हाँ, पर वो अब टाइम प्रतिज्ञा मेरी भी फेवरेट फिल्म है और दुलाल गुआ जी ने डायरेक्ट की थी, बट क्या फिल्म है। उसी का गाना है यमला पगला दीवाना, मैं जी। जट याद हूँ यमला पगला दीवाना। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। और जो रेंज उनकी रही, मेरा गांव मेरा देश, सत्यकाम, चुपके चुपके, कभी आपको लगा कि उनको वो ड्यू नहीं मिला? अब तो पद्म विभूषण तो है। बिल्कुल बिल्कुल ड्यू नहीं मिला, लेकिन वो ड्यू अवार्ड से नहीं मिला, लेकिन वो ड्यू उनको पब्लिक की ऑडियंसेस से, उनके फैंस से मिला। वो प्यार जो मिला, जो आज तक दिख रहा आज तक जिंदा है, अब भी जिंदा है। दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट, एंड आई थिंक दैट मेक्स मी फील सो प्राउड दैट आई वाज ट्रूली ब्लेस्ड, यू नो। और आपने मेरा गांव मेरा देश बोला, मेरा गांव मेरा देश से कॉपी हुई थी शोले। जी बिल्कुल। तो ये कोई जानता नहीं बच्चों को, लेकिन कमाल की बात है ना, दोनों फिल्म हिट। एक तो बहुत ही मतलब लेजेंड बन गई फिल्म, क्योंकि वो, but they both were similar stories and it was amazing how Papa was part of both of them. और वो जो आप जिस तरह के प्यार की बात कर रहे हैं, वो आप अपने लिए भी देख रहे हैं इन चेहरों में? हाँ, बहुत मतलब खुशी हो रही है सबको देखकर। सब सच दिल से मुझे इतना स्माइल्स दे रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये हकीकत सी हो चुकी है कि आपकी अपनी कहानी एक फिल्म की कहानी सी लगने लगी है कि फिल्मों में यही तो होता था। जिस टाइम में आपने फिल्में ज्वाइन की, उस टाइम यही होता था कि एक हीरो होता था जिसको सब कुछ मिलता था, फिर सब कुछ चला जाता था, फिर वो उठता था और फिर सब कुछ पा लेता था और बोलता था देखो मैंने पा लिया। और वो आपने रियल लाइफ में करके दिखा दिया है। हाँ जी। शायद इस पर भी कभी फिल्म बन जाए। तो देओल तो बहुत हैं, लेकिन एक अलग देओल किरदार आपने भी बना लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बॉबी देओल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिनकी फिल्म आ रही है बंदर, और फिल्म के प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। निखिल, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।